प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और हाँ वाकई में जब देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात आई तो प्रधानमंत्री ने कई बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री ने ये बताया है कि वक्त रहते कड़े और बड़े फैसलों का मतलब क्या होता है और एक बेहतर स्टेट्समैनशिप का मतलब क्या होता है, और यही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए, केंद्र में 2014 में पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रच दिया है। सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेसी पीएम बने हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी का आज 2273वां दिन है। मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ दिया है। वाजपेयी 2268 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। मेरे ख्याल से हमें कई ग्राफिक्स चलाने चाहिए, जितने भी ग्राफिकल इनपुट हैं, क्योंकि अलग अलग सेशन हमने रखे हुए हैं। अगला ग्राफिक तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए। अगला ग्राफिक, कितने साल किसकी सरकार रही है, सबसे पहले तो आप ये देख लें। अगर नीचे की पट्टी आप हटा देंगे तो हम समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और हम क्या लिख रहे हैं। नीचे की पट्टी हटाइए। कांग्रेस ने आजादी के बाद देश पर 54 साल 123 दिन राज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है इसके मुकाबले 12 साल 161 दिन, और अन्य गैर कांग्रेसी सरकारों ने 383 दिन तक राज किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राज रहा है सबसे लंबा अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं सतीश कृष्ण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल वर्सेस प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, किस तरीके का आकलन आपका होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बेहद मजबूत सरकार है, इस लिहाज से कि एनडीए के भी पार्टनर्स का कोई बोलबाला नहीं है इसमें। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है एनडीए जो बना था 99 में, जो सरकार मतलब जो थी एनडीए की दो बार में, तो उसमें रोज का रोज उलझन, रोज की रोज लड़ाई, आपस में टकराव, किसी का बाहर जाना। अब इस सरकार में जो है कोई भी पार्टी, यहाँ तक कि विपक्ष भी तो विपक्ष तो करता ही है, विपक्ष की भी कोई चलती नहीं है। एनडीए के पार्टनर्स की भी बोलती बंद है। तो ये बहुत ही वन पार्टी डोमिनेटेड सरकार है। तो एक महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरा ये है कि थोड़ा कड़क सरकार है, और ये अपने वाजपेयी जी वाली सरकार थी थोड़ा उदार भाव की। लेकिन ये कड़क इसलिए भी हुई कि इनको पता है कि अगर यही तरीका है कि जरा दिल्ली में पैर जमा के ही रखा जाए। तीसरी बात क्या है कि ये आरोप लगता है इस सरकार पर कि पावर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। पावर कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है कि वो एक स्ट्रेटेजी भी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में पावर उतनी कंसंट्रेटेड नहीं थी। हालांकि ये भी बात उस समय भी आती थी कि पीएमओ में बहुत शक्ति है, लेकिन इस मामले में। और चौथी बात, जो ऑपोजिशन से संवाद है वो वाजपेयी जी के समय ज्यादा था, इस समय कम है। संक्षेप में मैं यही कह सकता हूं। अगर आप और बात मौका देंगे तो और मैं बता सकता हूं। ठीक है, सतीश के सिंह जी का मनोज यादव शायद मेरे ख्याल से आपको जवाब देना चाहिए। सतीश जी का ये कहना है कि एक एनडीए 1999 वाला था और एक एनडीए है 2014 वाला। 1999 में ऐसा लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी सभी को साथ में लेकर के चलते थे, इंक्लूसिव तरीके से चलते थे। लेकिन अभी वन पार्टी डोमिनेटेड एनडीए हो गया है, कड़क सरकार है, और वहां पर बहुत ही ज्यादा पावर सेंट्रिक चीजें चल रही हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी क्या देगी? सबसे पहला विषय तो यह है कि भारत की जनता ने 135 करोड़ वासियों ने 2019 भी पूर्ण बहुमत के साथ चुन करके भेजा। उनका विश्वास था नरेंद्र मोदी ने, इसलिए 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी। 303 सीटें आने के बावजूद 2019 में और 2014 में हमारे पास 283 सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार, हमारे पास पूर्ण बहुमत था। उसके बावजूद भी एनडीए के जितने भी हमारे अलायंस थे, जितने भी हमारे मित्र थे, हमारे जिनके साथ गठबंधन था, उन सबको हमने मंत्रिमंडल में शामिल किया। 2019 में भी हमने उनको सम्मानजनक तरीके से अपने एनडीए के पार्टनर बनाए रखा और वो मंत्रिमंडल में हमारे भागीदार हैं। तो इसमें ये कह देना कि भारत मतलब ये जो 2019 की नरेंद्र मोदी की सरकार निरंकुश है, ये कहना एकदम कतई गलत है। हमने सम्मानजनक तरीके से अपने गठबंधन के साथियों को सम्मानजनक तरीके से मंत्रिमंडल में स्थान दिया है।
और हमारे जो मित्र कह रहे थे कि मैं एक बार जवाब दे दूं अपने मित्र का, जो हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेसी मित्र कि देखिए लेगेसी कौन किसको लेके जाता। देखिए साहब, लेगेसी डिपेंड करती है व्यक्ति के ऊपर। एक नेहरू जी की लेगेसी को राहुल गांधी जी लेके जा रहे हैं, जो हेयर स्टाइल चेंज करने में, कभी कुछ बोलने में, कभी कुछ करने में क्या क्या कर रहे हैं वो पूरा देश जानता है राहुल गांधी जी के बारे में, कितने कंफ्यूज पर्सनालिटी है। तो लेगेसी को ले जाना और आगे बढ़ाने का काम उसके उत्तराधिकारी का होता है। नरेंद्र मोदी जी सच्चे उत्तराधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए उन्होंने जो उनके पूर्वजों ने संकल्प लिए, जो जो वायदे किए, ठीक है मनोज जी, ठीक है, मैं सीधे सतीश जी के पास चलूंगा। सर, आपने एक कंपैरिजन बताया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सरकार के बीच में। मजबूत प्रधानमंत्री हैं, कड़े फैसले लेते हैं, चुनाव जीतना जानते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। सर, अगर आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अगर एक वो चीज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काम करना अभी पड़ेगा आने वाले समय में, कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा विषय है जहां आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी और मेहनत करने की जरूरत है? सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी पड़ेगी और करनी ही पड़ेगी, इसका कोई डिनायल नहीं है, वो है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक चुनौती बहुत बड़ी है। मैं तो कहूंगा कि कोरोना के संक्रमण ने जो देश की आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर एक पर्दा डाला है। आप ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, देश के स्थिति पे, आर्थिक स्थिति पे पर्दा डाला है, और ये एक चुनौती है, एक बहुत बड़ा अवसर है। और आत्मनिर्भरता का जो प्लान आया है और नॉन चाइना सेंट्रिक एक सप्लाई चेन की एक केंद्र बिंदु बनाने की जो बात हो रही है, बहुत ही सराहनीय कदम। तो मैं कहूंगा कि आर्थिक चुनौती बहुत बड़ी है। एम्प्लॉयमेंट में भी, जीडीपी ग्रोथ को छोड़ दीजिए, एम्प्लॉयमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, रोजगार में और उद्योग धंधे के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज जो मैं इस बात को कह के बहुत महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चीन की चुनौती बड़ी है और चीन का हम मुकाबला भी बहुत तगड़े ढंग से कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन इसमें दो चीज का डर है, उसको चुनौती देना ही पड़ेगा। और जो एक इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमस भारत की एक फॉरेन पॉलिसी रही है, मिलिट्री पॉलिसी भी रही है, उसको बरकरार रखना पड़ेगा। कहीं हम इस चीज के शिकार ना हो जाए कि कभी रूस आके हमको 50 विमान बेच दे, कभी अमेरिका वाले धौंस दिखा के 50 विमान बेच दे, और इस तरह से हमको थोड़ा बचना पड़ेगा। एक नंबर की ये बात ये है। दूसरा, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो डिफेंस के ऊपर जो बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की, भारत में उत्पादन करने की और उसको एक्सपोर्ट करने की, ये बहुत अच्छी चीज। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे बैलेंसिंग करके चलते हैं। रूस को भी बैलेंस करना है, अमेरिका को भी बैलेंस करना है, और अगर ये तनाव खत्म होता है जो कि हो जाना चाहिए लद्दाख में या उस बॉर्डर पे, बाउंड्री सोल्यूशन कराना चाहिए, उसके लिए दबाव डालना चाहिए, उसके लिए अच्छा ये कदम है। सतीश जी, चूंकि 3 अलग अलग डायमेंशन में आप बात कर रहे हैं और जितनी भी आपने बातें कही हैं उसका कैनवास बहुत बड़ा है, और आप ही की इजाजत से, सतीश जी, आप ही की इजाजत से, ये दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक रूप से विपक्ष से कोई चुनौती। सतीश जी, आपकी इजाजत से 3 ग्राफिकल इनपुट बैक टू बैक मैं लेकर के आना चाहूंगा, क्योंकि सतीश जी ने 3 अलग अलग आयामों में, 3 अलग अलग डायमेंशन में बात की है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से बात की है, देश की सुरक्षा के लिहाज से बात की है, विदेश नीति के लिहाज से बात की है, और हमने अलग अलग ग्राफिकल इनपुट तैयार किए हैं। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो बड़े फैसले किए हैं उन्हें टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए। पिछले 6 साल में देश की इकोनॉमी को लेकर के बड़े फैसले प्रधानमंत्री के, जीएसटी लागू करना, नया टैक्स सिस्टम, आत्मनिर्भर भारत अभियान, बैंक के विलय का रास्ता और बेहतर और आसान कर देना, यानी ये इकोनॉमी को लेकर के बड़े फैसले हैं। और इसके बाद सिक्योरिटी को लेकर के बड़े फैसले, डिफेंस को लेकर के बड़े फैसले, ये भी टीवी स्क्रीन पर उतारे जाएं। देश की सुरक्षा को लेकर के, हाँ, पीएम के बड़े फैसले क्या क्या रहे, यूएपीए एक्ट में संशोधन, बोडो से समझौता, चीनी कंपनियों पर नकेल और अनुच्छेद 370 का खात्मा। इसके अलावा डिफेंस को लेकर के जो बड़े फैसले हैं ये भी उतारा जाए। तुरंत ही विदेश नीति को लेकर के जो बड़े फैसले हैं ये भी आप उतारें। डिफेंस और विदेश नीति, डिफेंस और विदेश नीति। अगला ग्राफिक डिफेंस को लेकर के, क्योंकि सीडीएस की फॉर्मेशन हुई आजादी के बाद पहली बार,
सेना को रफाल मिला कुछ दिन पहले। 101 उपकरण भारत में बनेंगे। विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई है और विदेश नीति को लेकर के बड़े फैसले उतारे। टीवी स्क्रीन पर विदेश नीति को लेकर के ये ग्राफिकल इनपुट हमारा तैयार है, मैंने क्रॉस चेक किया है। प्लीज इसको टीवी स्क्रीन पर उतारें सर। पीसीआर प्लीज इसको टीवी स्क्रीन पर उतारिए। चलिए काम कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हमें अगला सवाल ए के बख्शी से करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल ए के बख्शी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। ए के बख्शी जी, एक भारत ऐसा था जो पंचशील की बात करता था, एक भारत ऐसा था जो डिफेंसिव अप्रोच रखता था, लेकिन आज की तारीख में भारत ऐसा हो गया है कि करारा जवाब भी देगा, आंखों में आंखें डाल करके बात भी करेगा, हलक तक घुस भी जाएगा, घुस करके मारेगा भी, एयर स्ट्राइक भी करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगा। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दम है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सुरक्षा है देश की, वो एक ऐसा नहीं है जो कि एक किसी के कार्यकाल में हो। जो हमारी डिफेंस की शक्ति जो डेवलपमेंट हुई है, ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड हुई है। ये स्टार्ट हुई थी 64 तक, 62 तक हम लोग की बहुत नीतियां खराब थी और कमजोर थी। आगे हमने सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि और चीजें बहुत प्रायोरिटी रखी थी। लेकिन 62 के बाद इसमें थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन हर कार्यकाल में बढ़ोतरी हुई है। से रजत, आपको बाकी पैनलिस्ट के पास में जाना चाहिए और अपने ऑडियो इंजीनियर से मेरी रिक्वेस्ट ये है, जब ऑडियो ठीक हो तभी ऑन एयर हमें उपलब्ध कराएं। मैं रिपीट करूंगा, ऑडियो इंजीनियर जब ऑडियो ठीक हो तभी हमें ऑन एयर दें। रजत बिल्कुल। और मनोज यादव, मेरा सवाल आपसे ये है, बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, लेकिन बीजेपी ने और मोदी ने क्या देश का दिल भी जीता है? किसी टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, अभी फिलहाल 5 दिन पहले एक सर्वे आया था, उसमें सबने 80% के आसपास लोगों ने कहा कि अभी भी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बनी हुई है और अभी अगर सरकार बन जाए तो अभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उस टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, ना उस सर्वे का नाम लूंगा आपकी चुकी टीवी चैनल पे। दूसरा विषय है कि लोकप्रियता का ही परिचय पूरा विश्व समुदाय देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर जिस तरह से कोरोना से टैकल करने का प्रयास किया, जिस तरह से हम लोग चुनौती को अवसर के रूप में बदला है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे सामने जो चुनौतियां थी कि हम लोग छोटी छोटी चीजें वहां से खरीदते थे, लेकिन अब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया आत्मनिर्भर भारत बनाने का। हमने विदेश नीति में आपने देखा है कि चीन को हम लोग अलग थलग करने में उसमें कामयाब रहे, और टर्की और पाकिस्तान के अलावा कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा है। गलवान घाटी में हम लोग टस से मस नहीं हुए हैं, 1 इंच भी उधर उनको अंदर लेकिन नहीं आने दिया है। मनोज क्रॉस क्वेश्चन भी है इसमें। आपने कोरोना की बात करी, आपने कोरोना काल की बात करी। राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं फरवरी से चेता रहा था, सरकार नहीं मानी और आज आंकड़ा देख लिए कहां पहुंच गया है। पहली बात। दूसरा, आपने चीन की बात करी, विदेश नीतियों की बात करी। लगातार कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि चीनी सेना अंदर तक आ गई है, नरेंद्र मोदी शांत क्यों है। तीसरी, आर्थिक आप कह सकते हैं देश में समस्याएं जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी ज्यादा है। तो विपक्ष इन 3-4 मुद्दों के साथ नरेंद्र मोदी पर हमेशा हमलावर रहता है, उसका जवाब कैसे देंगे आप? एक चीज का मैं जवाब दे दूं, जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, देखिए पूरा विश्व अब कोरोना से घिरा हुआ है और आज विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उसके बावजूद भी IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की ग्रोथ GDP पॉजिटिव रहेगी, 3 से 4% रहने का अनुमान लगाया है। और जहां तक यहाँ अर्थव्यवस्था हमारी डाउन हुई तो उसका एक ही कारण नहीं है, पूरा अंतरराष्ट्रीय अब ग्लोबल इकोनॉमी है। ग्लोबल इकोनॉमी होने के कारण हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी पुष्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, निश्चित रूप से सराहनीय है। जैसे 10 बैंक थे उनको 4 बैंक में विलय करने का नरेंद्र मोदी अपनी सरकार ने प्रस्ताव किया। मुझे मनोज जी, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। मनोज जी, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन हाँ, आगे हम एक और वादा करते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश में कोई आह्वान करते हैं तो उसे सुनने के लिए और उसका पालन करने के लिए पूरा भारत एकजुट हो जाता है। चाहे वो ताली थाली की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो। जब प्रधानमंत्री ने ये कहा मैं देश को नहीं रुकने दूंगा, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, जब प्रधानमंत्री ने 2017 में ये कहा कि यहां खुदा वहां खुदा और जहां पर नहीं खुदा यूपी में वहां पर भी खुद जाएगा, जब इस तरह की बातें प्रधानमंत्री कहते हैं तो क्यों ये कहा जाता है कि उनकी बातों में इतना दम होता है कि सीधे दिमाग ही नहीं बल्कि दिल तक उनकी बातें पहुंचा करती हैं। अगर वो केदारनाथ चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, लेह में रहें या फिर बनारस में रहें, प्रधानमंत्री के बड़े बयान हम लेकर के आएंगे ब्रेक के उस पार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।